Good morning, students. Welcome to science class. Focus on science class 8th. स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। हम ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको फोर्स और फोर्स से होने वाले चेंजेस के बारे में बताया कि फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना है तो उस ऑब्जेक्ट का उस ह्यूमन बीइंग के साथ में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अगर किसी भी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करना है आपको, तो फोर्स अप्लाई करने के लिए उस पर्सन का उस ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेक्ट से मतलब है, जैसे ये कार्ट है, ये आदमी इस कार्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो ये आदमी इसे पुल जब भी कर सकता है जब ये इससे इंटरेक्ट हो। अगर ये इस कार्ड को यहाँ से ना पकड़े तो क्या इस कार्ड को आगे की तरफ खींच सकता है, पुल कर सकता है? और पुल और पुश फोर्स है आपका। तो अगर ये अपनी तरफ इसे खींचेगा ही नहीं तो ये आगे बढ़ेगी नहीं, एक ही जगह पड़ी रहेगी। कार्ड कब आगे बढ़ सकती है? जब ये आदमी इसे टच करे, इसे कांटेक्ट में आए, इससे इंटरेक्ट करे, टच हो, तभी ये आगे की तरफ बढ़ सकती है। तो फोर्स किस वजह से किसी भी चीज़ पर अप्लाई होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म उस पर इंटरेक्ट होता है तब। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपकी बुक में दो डायग्राम गिवन हैं। इन दो डायग्राम पर अगर आप ध्यान दो, कार है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब ठहरी हुई, खड़ी है। ये आदमी है, कार के टच में नहीं है, अलग खड़ा हुआ है। तो ये भी अलग खड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा, ये भी अलग है। ठीक है, क्या यहाँ कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इस वाली डायग्राम में देखो तो इसमें कार को ये आदमी पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है। जब ये आदमी इस कार को धक्का मार रहा है तो इसे पुश कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ फोर्स तो वो अप्लाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से कार अपनी नॉर्मल पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। थोड़ी बहुत तो हिलाई देगा ये, तो जितनी हिलेगी अपनी नॉर्मल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ये जाएगी। किस वजह से गई? क्योंकि ये आदमी इस कार से इंटरेक्ट हुआ, इससे आकर ये कनेक्ट हुआ। देखिए यहाँ पर इसने हाथ टच कर रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट और जो फोर्स है, ये आदमी क्या अप्लाई कर रहा है? तो हम आदमी तो नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स। तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों क्या हो गए? इंटरेक्ट हुए, जिसकी वजह से रिजल्ट आगे आपको मिलेगा, ये कार आगे की तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन अगर ये इंटरेक्ट नहीं हो, फोर्स ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट नहीं होगा, तो ये कार वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। ओके, एक्सप्लोरिंग फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, या फिर कह लो नेट फोर्स, ये तीनों एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी जब हम किसी भी चीज़ पे एक से ज़्यादा फोर्स लगता है, मान लो जैसे ये कार है, तो इस कार पर सिर्फ ये एक आदमी धक्का नहीं मार रहा, यहाँ पर 5 या 6 आदमी हैं जो कि इस कार को पुश कर रहे हैं। उन पांचों आदमी के द्वारा जो लगाया हुआ फोर्स है उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है किसी भी चीज़ पर तो वो चीज़ जल्दी मूव हो जाती है। ये एक आदमी इस कार को इतनी तेज़ी से मूव नहीं कर सकता जितना कि 4 या 5 लोग मिलके जितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, मतलब टोटल कितना फोर्स हुआ वो। देखिए आपकी बुक में गिवन है, इफ़ मोर देन वन फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट करता है, लगता है, तो हम उन सारे फोर्सेस का जो सम निकलता है, सारे फोर्सेस का जो टोटल होता है, उसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, या फिर नेट फोर्स भी कह सकते हो, या एक्सप्लोरिंग फोर्स भी कह सकते हो। तीनों का मतलब एक ही है। 3 कंडीशन पढ़ते हैं, 1 2 3 कंडीशन आपकी बुक में गिवन है, ये तीनों हम कंडीशन पढ़ेंगे। रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे एक आदमी है, इस कार को मूव करने की कोशिश कर रहा है, कार मूव होगी पर बहुत ही थोड़ी, तो थोड़ी कार मूव होने का मतलब क्या है? कि फोर्स कम लगा है। लेकिन अगर यहीं पर 5 आदमी आ जाओ और इस कार को मूव करें तो कार तेज़ी से मूव होगी, तो कार की स्पीड बढ़ गई, यानी कि डायरेक्शन उसकी तेज़ हो गई। तो जब कार तेज़ी से आगे की तरफ मूव करेगी, डायरेक्शन दिखेगा इसका,
तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके ऊपर निर्भर करता है, डायरेक्शन के ऊपर। डायरेक्शन बताइए कैसी है, तेज है तो फोर्स ज़्यादा है, कम है तो फोर्स भी कम ही लग रहा होगा। ठीक है। पहली कंडीशन, इफ़ टू और मोर फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, they add up to give a resultant force in the same direction. Example, two men pulling the cart in the same direction. ये कार है, इस कार को 5 या 6 आदमी धक्का मार रहे हैं, तो इस कार को जो धक्का मारा जा रहा है यानी कि पुल किया जा रहा है, ठीक है ना, इसे तो सॉरी पुश किया जा रहा है, तो इसे जो पुश कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगवाया जा रहा है, और कार की डायरेक्शन मूवमेंट भी क्या हो रही है, इसी डायरेक्शन में हो रही है। एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में पुलिंग का, जब 2 आदमी पुल करें किसी भी कार्ट को इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में 2 आदमी कार्ट को पुल कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में 2 आदमी, जैसे कार को ही मान लो, चलो इसे पुल कर रहे हैं, तो डायरेक्शन भी उसी तरफ लगेगा जिस तरफ फोर्स होगा। पहला कंडीशन। कहने का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो भी सेम डायरेक्शन में ही लगेगा। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में, तो ये भी सेम डायरेक्शन में ही मूव करेगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इफ़ टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर क्या हो 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएं, ये तो एक ही में लग रहे थे, सही है, क्या हो अगर 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएं, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे भी रखा है, पहले इसे पढ़ते हैं। इफ़ टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ 2 फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर फोर्स। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 आदमी हैं, जो एक आदमी है वो कार्ट यानी कि बैलगाड़ी जो होती है, कार्ट को मूव कर रहा है एक आदमी, वो कितना फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। न्यूटन यूनिट है फोर्स को मेज़र करने की, 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, यानी कि इस वाली साइड में, लेफ्ट साइड में। अब दूसरा आदमी है, एक और आदमी है जो कि 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा है राइट साइड में, इस साइड में, तो ये रही बीच में काट, ठीक है। अब यहाँ पर है एक आदमी और मान लो यहाँ पर एक आदमी, तो ये आदमी इसको इस साइड खींच रहा है, ये आदमी इसको इस साइड खींच रहा है। फ़र्क क्या है कि ये वाला जो आदमी है 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये वाला जो आदमी है ये 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये कम फोर्स लगा रहा है, ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो हमें कैसे पता चले कि टोटल नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, कुल मिला के कितना फोर्स ज़्यादा लग रहा है, क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम को माइनस कर दो। ठीक है, यही तो लिख रहा है, द नेट फोर्स इज इक्वल, टोटल फोर्स इक्वल होगा टू द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, डिफरेंस ऑफ द 2 फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर फोर्स। बिगर फोर्स के डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है उसको माइनस कर लो, उसमें अंतर देख लो कितना अंतर आ रहा है, वो आपका नेट फोर्स निकल के आएगा। जैसे एक आदमी 60 न्यूटन लगा रहा था तो 60 न्यूटन ये लिखा, माइनस कर दीजिए 50 न्यूटन, निकल के आ जाएगा 10 न्यूटन। किधर लग रहा है फोर्स ज़्यादा, टूवर्ड्स राइट, क्योंकि ज़्यादा है राइट की साइड में, तो राइट साइड में ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये तो कंडीशन जब हुई जब 2 लोग अलग अलग क्वांटिटी का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब। तो नेट फोर्स निकालने के लिए जो ज़्यादा फोर्स होता है उसमें से कम फोर्स को माइनस कर देते हैं। चलिए थर्ड कंडीशन देखिए अब, इफ़ 2 फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। आप सभी ने ये टग ऑफ वॉर, जो रस्सा खींची होता है ना, टग ऑफ वॉर बोलते हैं इसे, ये खेला होगा। अब इसमें क्या होता है, दोनों तरफ सेम पावर अप्लाई हो रहा है, ये एक रस्सी है, इधर भी 2 मेंबर हैं, इधर भी 2 मेंबर हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जा रहा है, इधर जितना फोर्स लगाया जा रहा है इधर भी उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है। मान लो सपोज इधर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर भी 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है। जब फोर्स लगता अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का लगता है, बराबर का लगता है, तो वहाँ पर जो नेट फोर्स होता है वो कैसा होता है, नेट फोर्स यहाँ पर होता है 0। जब अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जाता है तो वहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर कम ज़्यादा तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर नेट फोर्स होगा 0। ओके,
लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और तीसरा इंसान ला के खड़ा कर दूँ तो यह नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। ये कब होता है? जब दोनों साइड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो, तभी नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है। क्लियर हुआ? इतना आपको समझ में आया? ओके, सो होमवर्क फॉर टुडेज क्लास इज read what I taught you today and try to make some examples related to these topics. Thank you all.